कभी सोचा है कि हमारी दुनिया ऐसी क्यों है जैसी वो है? क्यों कुछ समाज अमीर और ताकतवर बन गए जबकि दूसरे पीछे रह गए? आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही मशहूर किताब की जिसने इसी बड़े सवाल का जवाब देने की कोशिश की। बंदूकें, रोगाणु और इस्पात। तो चलिए सीधे उस मूल सवाल पर आते हैं जिसके इर्द गिर्द ये पूरी बहस घूमती है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्यों इतिहास का पन्ना एक महाद्वीप के लिए कुछ और कहता है और दूसरे के लिए कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हजारों साल पीछे ले जाता है। ये सवाल दरअसल इस किताब के लेखक जेरेड डायमंड से न्यू गिनी के एक स्थानीय नेता याली ने पूछा था। याली का ये सीधा साधा लेकिन बहुत ही गहरा सवाल यही इस पूरी किताब की असली जड़ है। और ये सवाल सिर्फ माल के बारे में नहीं है, ये शक्ति, टेक्नोलॉजी और दुनिया में फैली गहरी असमानताओं के बारे में है। तो ठीक है, चलिए अब गहराई में उतरते हैं। अपनी किताब गन्स, जर्म्स एंड स्टील में जेरेड डायमंड ने याली के सवाल का एक जबरदस्त जवाब दिया। और उनका जवाब नस्ल या बुद्धिमानी पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही अलग चीज पर आधारित था, भूगोल पर। डायमंड के तर्क का जो सार है उसे कहते हैं पर्यावरणीय नियतिवाद। अब ये सुनने में भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि किसी समाज का भविष्य वहाँ के लोग नहीं बल्कि वहाँ का माहौल तय करता है। वहाँ की ज़मीन कैसी है, मौसम कैसा है और सबसे ज़रूरी, क्या वहाँ ऐसे पौधे और जानवर हैं जिन्हें पाला जा सकता है। अब ये देखिए, ये स्लाइड डायमंड के पूरे तर्क को 4 आसान हिस्सों में तोड़ देती है। सबसे पहला, कुछ जगहों की किस्मत अच्छी थी, उन्हें भौगोलिक फायदा मिला। उनके पास गेहूं, चावल जैसे पौधे और गाय, घोड़े जैसे जानवर थे। दूसरा, इसकी वजह से खेती शुरू हुई, खाने की कमी नहीं रही और आबादी तेजी से बढ़ने लगी। तीसरा, जब पेट भरने की चिंता खत्म हुई तो समाज में लोग अलग अलग काम करने लगे। कोई सैनिक बना, कोई कारीगर, तो कोई शासक। और आखिर में चौथा स्टेप, इसी बंटवारे से वो ताकतवर चीजें निकलीं जिन्होंने दुनिया पर कब्जा किया। बंदूकें, बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु और मजबूत इस्पात। डायमंड का एक और बहुत बड़ा आइडिया महाद्वीपों के आकार से जुड़ा है। उनका कहना है कि यूरेशिया, जो पूरब से पश्चिम की तरफ फैला है, वहाँ एक जैसा मौसम होने की वजह से खेती, जानवर और नए आइडियाज हजारों किलोमीटर तक आसानी से फैल गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका और अमेरिका उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले हैं, जिससे मौसम की कई बाधाएं आती हैं। इस वजह से वहां ये फैलाव बहुत ही मुश्किल और धीमा रहा। अच्छा, ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत दमदार लगता है ना, लेकिन क्या होता है जब हम इस थ्योरी को असल दुनिया पर, जैसे कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप अफ्रीका पर लगाकर देखते हैं? यहीं से ये बहस और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। तो यहाँ पर इस बहस का पूरा निचोड़ है। एक तरफ डायमंड का अफ्रीका है जो भौगोलिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उत्तर दक्षिण धुरी की वजह से और पालतू जानवरों की कमी की वजह से। और दूसरी तरफ उनके आलोचकों का अफ्रीका है जो कहता है कि ये महाद्वीप संसाधनों और नए विचारों से भरा हुआ था और हजारों सालों से पूरी दुनिया के व्यापार का एक अहम केंद्र था। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। डायमंड के आलोचक उनके सिद्धांत में क्या कमियां निकालते हैं, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही आम चीज से, दुनिया के नक्शे से। ये बात शायद आपको हैरान कर दे, लेकिन हम जो दुनिया का नक्शा स्कूलों में देखते हैं वो अफ्रीका के असली आकार को बहुत ज्यादा छोटा दिखाता है। इसे मर्केटर प्रोजेक्शन कहते हैं। आलोचकों का कहना है कि ये गलत नक्शा हमारी सोच पर असर डालता है और शायद डायमंड की सोच पर भी डाला होगा, जिससे अफ्रीका की विशालता और उसकी विविधता कहीं खो गई। और डायमंड की उस उत्तर दक्षिण धुरी वाली बात का क्या? अगर आंकड़े देखें तो अफ्रीका की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई में सिर्फ 8% का ही तो फर्क है। तो क्या इतने छोटे से अंतर पर पूरे महाद्वीप की किस्मत का फैसला सुना देना सही है? जेम्स ब्लाउड, जो खुद एक भूगोलवेत्ता हैं, इस बात को बहुत अच्छे से कहते हैं। हाँ, भूगोल जरूरी है, लेकिन वो किसी समाज की कहानी की इकलौती वजह नहीं हो सकता। डायमंड का एक तर्क ये भी था कि अफ्रीका बाकी दुनिया से कटा हुआ था, लेकिन ऐतिहासिक सबूत तो कुछ और ही कहानी बताते हैं। चाहे वो रोमन साम्राज्य हो या हजारों साल पुराने सहारा के व्यापारिक रास्ते या फिर हिंद महासागर का व्यस्त समुद्री नेटवर्क, अफ्रीका हमेशा से दुनिया से जुड़ा हुआ था। और ये देखिए, ये उपनिवेशवाद से पहले के अफ्रीका की एक तस्वीर दिखाता है।
15वीं सदी में एक यूरोपीय यात्री ने लिखा कि बेनिन शहर यूरोप के बड़े शहरों से भी ज्यादा बड़ा, अमीर और सुरक्षित था, इतना कि वहां चोरी होती ही नहीं थी। ये किसी पिछड़े हुए समाज की निशानी तो बिल्कुल नहीं लगती। अच्छा, तो अब तक हमने अफ्रीका से जुड़े तथ्यों की बात की। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और डायमंड के पूरे नजरिए में जो एक बड़ी वैचारिक समस्या है उस पर बात करते हैं। डायमंड के सिद्धांत पर जो सबसे बड़ा सवाल उठाया जाता है वो ये है कि इसमें इंसान की अपनी भूमिका कहाँ है। मतलब इंसानों के फैसले, उनकी बनाई संस्कृति, उनकी राजनीति। इस सिद्धांत में इन सब चीज़ों की कोई जगह ही नहीं है। ऐसा लगता है कि इंसान बस अपने पर्यावरण के हाथ की कठपुतली है जो अपना इतिहास खुद नहीं बना सकता। ये जो बात यहाँ लिखी है, ये आलोचकों की एक गहरी चिंता को दिखाती है। वो कहते हैं कि डायमंड का तर्क एक दो पंच की तरह है। मतलब जो समाज सफल हुए वो तो सिर्फ किस्मत वाले थे, लेकिन जो समाज पीछे रह गए वो कहीं ना कहीं अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार हैं। ये एक ऐसा नतीजा है जो विजेताओं को उनकी जीत का श्रेय नहीं देता, पर हारने वालों पर दोष डालता हुआ लगता है। तो चलिए इस पूरी बहस को एक बार फिर से आमने सामने रखकर समझते हैं। डायमंड के लिए दुनिया में असमानता का कारण भूगोल है और इसमें इंसान की भूमिका ज्यादा नहीं है। वहीं उनके आलोचकों के लिए असली कारण राजनीति, उपनिवेशवाद और संस्कृति जैसे इंसानी फैसले हैं, और इंसान अपने इतिहास का निर्माता है। एक नजरिए से अफ्रीका भूगोल की सीमाओं में बंधा है, तो दूसरे नजरिए से वो एक अमीर और दुनिया से जुड़ा हुआ महाद्वीप है। और आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर वापस आ जाते हैं, क्या हमारी कहानी हमारे माहौल ने लिखी है या हमारे फैसलों ने? शायद इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये सवाल आज भी उतना ही मायने रखता है। ये सोचने लायक बात है। प्रोसेस की बात करते हैं तो वहां हम एक तरह की सटीक जानकारी की उम्मीद करते हैं, एकदम इंजीनियरिंग जैसी सटीकता। बिल्कुल। मतलब मान लीजिए किसी के हाथ की हड्डी टूटती है तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लकीर बिल्कुल साफ दिखती है ना? डॉक्टर बस इशारा करके कह देता है कि देखिए यहाँ दिक्कत है। तस्वीर एकदम साफ होती है। और हम इंसानों को ना चीजें ऐसी साफ साफ देखना पसंद है। ये सुकून भी देता है एक तरह से। मतलब जब कारण और प्रभाव के बीच एक सीधी रेखा खींची जा सके तो समस्याओं को समझना बहुत आसान हो जाता है। टूटा है या नहीं टूटा है, एकदम बाइनरी। एकदम बाइनरी। लेकिन जब हम मानव इतिहास या फिर सभ्यताओं के विकास और उनके बीच के टकराव की दुनिया में कदम रखते हैं तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। हाँ, वहाँ चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। सही कहा। हम एक ऐसे डायग्नोस्टिक परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो बहुत ही धुंधला है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में, यानी इस डीप डाइव में, हमारा विषय इतिहास के सबसे बड़े और सबसे पेचीदा सवालों में से एक को समझना है कि दुनिया में इतनी असमानता क्यों है। कुछ देश इतने अमीर और शक्तिशाली कैसे बन गए जबकि अन्य क्यों पिछड़ गए? क्या ये किसी खास सभ्यता की बुद्धिमानी का नतीजा है या फिर ये महज भौगोलिक किस्मत का खेल है? और इस सवाल की गहराई में जाने के लिए ना हम आज जैरेड डायमंड की मशहूर और सच कहूं तो उतनी ही विवादित किताब गन्स, जर्म्स एंड स्टील के दावों को परखेंगे। बिल्कुल। लेकिन हम सिर्फ एक तरफा कहानी नहीं देखने वाले हैं। इस विश्लेषण में हम द सिनिकल हिस्टोरियन जैसे यूट्यूब चैनलों की तीखी आलोचनाएं भी देखेंगे। हाँ, और रेडिट के आस्क हिस्टोरियंस मंच पर जो इतिहासकारों की बहसें चल रही हैं और जेसन एंट्रूसियो जैसे मानव विज्ञानियों के लिखे गए आलोचनात्मक लेखों को भी शामिल करेंगे। सही बात है। हमारा मिशन इतिहास की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाना है कि क्या इंसान का इतिहास सिर्फ भूगोल ने तय किया है या फिर हमारी अपनी संस्थाओं और फैसलों की भी इसमें कोई भूमिका रही है। और यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है, इन स्रोतों में कई राजनीतिक और वैचारिक बहसें भी शामिल हैं। लेकिन हमारा काम किसी भी पक्ष का समर्थन करना नहीं है। हम बस स्रोतों में दी गई बातों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल निष्पक्ष। तो इस पूरी चर्चा की शुरुआत ना किसी बड़े साम्राज्य के पतन या युद्ध के मैदान से नहीं होती। इसकी शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी और गहरे मानवीय सवाल से होती है। अच्छा। हाँ, बात 1972 की है। न्यू गिनी के एक स्थानीय नेता थे जिनका नाम याली था। उन्होंने जैरेड डायमंड से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने इस पूरी थ्योरी की नींव रख दी। याली का सवाल बहुत सीधा था। उन्होंने पूछा था कि गोरे लोगों के पास इतना कार्गो, मतलब सामान और संपत्ति क्यों है और हम काले लोगों के पास अपना खुद का सामान क्यों नहीं है। ये सवाल सीधा दिल पे चोट करता है ना? बिल्कुल। डायमंड का पूरा काम असल में इसी याली के सवाल का जवाब देने की कोशिश है। और डायमंड अपनी थ्योरी में
किसी भी तरह के नस्लवाद या रेसिज्म को सिरे से खारिज करते हैं। उनका साफ तर्क है कि कोई भी सभ्यता जेनेटिक रूप से या जन्म से दूसरी सभ्यता से बेहतर या श्रेष्ठ नहीं है। मतलब ये कोई जेनेटिक फायदा नहीं था? एकदम नहीं। यूरेशिया के लोगों की सफलता के पीछे उनकी बुद्धिमानी नहीं थी, बल्कि उपजाऊ अर्धचंद्र, जिसे हम फर्टाइल क्रीसेंट कहते हैं, यानी मध्य पूर्व का इलाका, उसका भौगोलिक फायदा था। तो इसे समझने के लिए ना एक एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए एक मोनोपोली गेम चल रहा है। मोनोपोली खेल का नियम यह है कि सबको बराबर मौके मिलने चाहिए। लेकिन खेल शुरू होने से पहले ही किसी एक खिलाड़ी को बोर्ड के सबसे अच्छे और महंगे होटल दे दिए जाएं। अरे तब तो वो जीत ही जाएगा। वही तो। अब वो खिलाड़ी हर राउंड में ज्यादा पैसे कमाएगा, ज्यादा संपत्तियां खरीदेगा, और बाकी खिलाड़ी बस पासा फेंक कर किसी तरह बचने की कोशिश करते रहेंगे। डायमंड के हिसाब से यूरेशिया वो खिलाड़ी था जिसे शुरुआत में ही सबसे अच्छे होटल मिल गए थे। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और वे होटल असल में बेहतरीन जंगली पौधे और जानवर थे। दुनिया में खेती की शुरुआत करने वाले सबसे बेहतरीन जंगली पौधे, जैसे गेहूं और जौ, और पालतू बनाए जा सकने वाले बड़े जानवर, जैसे गाय, सुअर। हाँ, गाय, सुअर, भेड़ और घोड़े, ये सब प्राकृतिक रूप से यूरेशिया में ही सबसे ज्यादा उपलब्ध थे। अगर आपके पास पालतू बनाने के लिए जानवर ही नहीं है, तो आप खेती में क्रांति कैसे लाएंगे? और इसमें मतलब अफ्रीका के लोगों की क्या गलती है कि ज़ेब्रा जैसे जानवरों को कभी पालतू बनाया ही नहीं जा सका? मैंने पढ़ा था कि ज़ेब्रा बहुत आक्रामक होते हैं। बहुत ज्यादा आक्रामक। और उनमें एक ऐसा पैनिक रिफ्लेक्स होता है कि वो रस्सी या बाड़े में बंधना बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। वो घोड़ों की तरह आज्ञाकारी बनी नहीं सकते। तो अगर कोई जानवर पालतू बनी नहीं सकता, तो उस सभ्यता को खेती और यातायात में वो शुरुआती फायदा कैसे मिलता जो यूरेशिया को मिला? एकदम सही सवाल है। और डायमंड का मुख्य तर्क यही है कि खेती शुरू होने से यूरेशिया में खाना प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुआ। सरप्लस फूड। बिल्कुल। जब खाना ज्यादा होता है तो आबादी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, जब सबको बस खाना ढूंढने में अपना पूरा दिन नहीं लगाना पड़ता, तो समाज में कुछ लोग दूसरे काम कर सकते हैं। मतलब स्पेशलाइजेशन शुरू होता है। हाँ, वे लोहे के हथियार बना सकते हैं, नई तकनीक विकसित कर सकते हैं, या जटिल राजनीतिक संस्थाएं बना सकते हैं। जो सभ्यताएं केवल शिकार पर निर्भर थीं, उन्हें ये समय और संसाधन कभी मिल ही नहीं पाए। खेती तो शुरू हो गई और इसके फायदे भी स्पष्ट हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये इतनी ही अच्छी चीज थी, तो ये पूरी दुनिया में समान रूप से क्यों नहीं फैली? ऐसा तो नहीं है ना कि बाकी दुनिया के लोग खेती करना ही नहीं चाहते थे? इस सवाल का जवाब महाद्वीपों के आकार में छिपा है। डायमंड इसे महाद्वीपों की धुरी या कॉन्टिनेंटल एक्सिस का सिद्धांत कहते हैं। जरा दुनिया के नक्शे को ध्यान से विजुलाइज करें। यूरेशिया का फैलाव पूर्व से पश्चिम की ओर है, ईस्ट वेस्ट, एक बहुत बड़ा चौड़ा भूभाग। और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर अक्षांश यानी लैटिट्यूड नहीं बदलता? बिल्कुल। इसका असर बहुत गहरा होता है। एक ही अक्षांश पर दिन की लंबाई, मौसम, बारिश का चक्र और बीमारियां लगभग एक जैसी होती हैं। एक गेहूं का बीज ये नहीं जानता कि वो किस देश में है। वो केवल सूरज की रोशनी और मौसम को पहचानता है। तो मतलब जो फसलें या जानवर मध्य पूर्व में विकसित हुए, ये आसानी से हजारों मील दूर आयरलैंड या जापान तक फैल गए, क्योंकि उन्हें नए मौसम के अनुकूल होने की कोई खास जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे वाह, ये ऐसा है जैसे आप न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जाएं तो आपके वही कपड़े काम आ जाएंगे, क्योंकि मौसम में बहुत भारी बदलाव नहीं आता। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर आप न्यूयॉर्क से सीधा दक्षिण की तरफ अर्जेंटीना जाएं, तो आपको बर्फ के तूफानों से लेकर चिलचिलाती गर्मी और फिर वापस ठंड का सामना करना पड़ेगा। एकदम सही पकड़ा आपने। और इसी वजह से अमेरिका और अफ्रीका के महाद्वीपों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनका फैलाव उत्तर से दक्षिण की ओर है, नॉर्थ साउथ। स्रोतों में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, मेक्सिको के मकई का। हाँ, कौन का उदाहरण? मेक्सिको में मकई की खेती शुरू हुई, लेकिन वो दक्षिण अमेरिका के एंडीज पहाड़ों तक आसानी से नहीं पहुंच सकी। बीच में खतरनाक जंगल थे, रेगिस्तान थे और जलवायु का भारी बदलाव था। बीज एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जाते ही मौसम की मार झेल ही नहीं पाते। और यही यूरेशिया का फायदा था। यूरेशिया में विचार, तकनीक, फसलें और जानवर बिना किसी बड़ी प्राकृतिक बाधा के तेजी से फैले, जबकि अफ्रीका और अमेरिका में इन भौगोलिक बाधाओं ने इस फैलाव को सदियों तक रोके रखा। मतलब एक जगह का ज्ञान दूसरी जगह तक पहुंच ही नहीं पाया। बिल्कुल नहीं पहुंच पाया। खेती समझ आ गई, हथियार और स्टील का विकास भी समझ आ गया, लेकिन इस किताब के शीर्षक गन्स, जर्म्स एंड स्टील में
जर्म्स यानी कीटाणुओं का क्या रोल है? ये सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। मतलब जब यूरोपियन लोग अमेरिका पहुंचे तो उनके पास बंदूकें थी, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन स्रोतों के अनुसार उनकी बंदूकों से ज्यादा उनके कीटाणुओं ने इतिहास बदला। हाँ, मानव इतिहास की सबसे भयानक बीमारियां जैसे चेचक, जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं, खसरा और फ्लू, असल में इंसानों की बीमारियां थी नहीं। अच्छा, तो किसकी थीं? ये जानवरों की बीमारियों से विकसित हुई हैं। इसे विज्ञान में जूनोसिस कहते हैं। उदाहरण के लिए, खसरा असल में मवेशियों की एक बीमारी रिंडरपेस्ट से म्यूटेट होकर इंसानों में आया था। बाप रे। मतलब यूरेशिया के लोग हजारों सालों तक अपने पालतू जानवरों के बेहद करीब रहे। वे उन्हीं जानवरों के साथ सोते थे, उनके कचरे और खून के संपर्क में रहते थे, और इस गंदगी और नजदीकी ने उन्हें अनजाने में एक बायोलॉजिकल सुपर पावर दे दी। बिल्कुल। महामारियां फैलीं, लाखों लोग मरे भी, लेकिन पीढ़ियों तक ऐसा होने से जो बचे हुए यूरेशियाई लोग थे, उनमें इन बीमारियों के खिलाफ एक मजबूत इम्यूनिटी पैदा हो गई, एक प्रतिरोधक क्षमता आ गई। और जब ये लोग अपने जहाज लेकर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उनके साथ वो अदृश्य कीटाणु भी गए। हाँ, और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के पास ऐसी कोई इम्यूनिटी नहीं थी, क्योंकि उनके यहाँ वो बड़े पालतू जानवर थे ही नहीं जिनसे ये बीमारियां पैदा होती। एकदम सही। और कुछ अनुमानों के अनुसार तो कोलंबस के पहुंचने के बाद अमेरिका की मूल आबादी का 90 से 95% हिस्सा सिर्फ इन बीमारियों से खत्म हो गया। 95%? हाँ, हथियारों से लड़ी गई जंग तो बहुत बाद में आई। उससे पहले ही चेचक और खसरे ने पूरी की पूरी सभ्यताओं का सफाया कर दिया था। ये सुनकर एक अजीब सी सिहरन होती है। विजेता अपनी जीत का श्रेय अपनी बहादुरी और रणनीति को देते हैं, लेकिन अगर हम इसे बड़े परिदृश्य में देखें तो सबसे बड़े हथियार वो अदृश्य कीटाणु थे जो वे अपने साथ खांसते और छींकते हुए लाए थे। डायमंड के नजरिए से ये पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल हादसा था। लेकिन यहीं से इस थ्योरी पर सबसे बड़ा पलटवार शुरू होता है। अगर सब कुछ भूगोल, जानवरों और कीटाणुओं ने ही तय कर दिया, तो क्या इंसानों के फैसलों, हमारी अपनी एजेंसी का इतिहास में कोई मतलब ही नहीं है? यही तो बहस है। मानव विज्ञानियों और इतिहासकारों की सबसे बड़ी आलोचना इसी बात पर है। वे डायमंड की थ्योरी को पर्यावरणीय नियतिवाद या एनवायरनमेंटल डिटर्मिनिज्म का नाम देते हैं। नियतिवाद मतलब? नियतिवाद का मतलब है कि सब कुछ पहले से आपके पर्यावरण द्वारा तय कर दिया गया था। आलोचकों का मानना है कि ये नजरिया इंसान की अपनी पसंद, उनकी राजनीति और उनके फैसलों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। इस पर मुझे याद आया, रेडिट के आस्क हिस्टोरियंस मंच पर इस बहस में डैरन एसेमोग्लू और जेम्स रॉबिन्सन की किताब व्हाई नेशंस फेल का जिक्र बार बार आता है। ये किताब सीधे तौर पर डायमंड को चुनौती देती है। हाँ, उनका तर्क क्या है? उनका तर्क है कि देशों की सफलता भूगोल पर नहीं बल्कि संस्थाओं यानी इंस्टीट्यूशंस पर निर्भर करती है। उत्तर और दक्षिण कोरिया का उदाहरण इस तर्क को सबसे अच्छी तरह साबित करता है। इन दोनों देशों का भूगोल, मौसम और इतिहास का एक बड़ा हिस्सा बिल्कुल एक जैसा है। नदियां वही हैं, मिट्टी वही है, लेकिन उनकी संस्थाएं और राजनीतिक नीतियां बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल। दक्षिण कोरिया ने ऐसे सिस्टम बनाए जो इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं, लोगों को व्यापार करने की आज़ादी देते हैं, और आज वो एक आर्थिक महाशक्ति है। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने एक ऐसा ढांचा खड़ा किया जहां सारी ताकत एक ही जगह केंद्रित है और वहां भयंकर गरीबी है। यहां भूगोल ने कुछ तय नहीं किया, बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई नीतियों ने दोनों देशों का भविष्य लिखा। इसके अलावा यूट्यूब चैनल द सिनिकल हिस्टोरियन ने भी डायमंड की बहुत तार्किक आलोचना की है, खासकर अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में। हम जो दुनिया का नक्शा आमतौर पर देखते हैं ना, जिसे मर्केंटर मैप कहते हैं, वो अफ्रीका को बहुत छोटा दिखाता है। अरे हाँ, मर्केंटर प्रोजेक्शन। उसकी वजह से ग्रीनलैंड और अफ्रीका लगभग एक ही आकार के लगते हैं, जबकि असल में अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। 14 गुना? हाँ, और इस विशाल आकार के कारण अफ्रीका में यूरेशिया जितनी ही या शायद उससे भी ज्यादा भौगोलिक विविधता है। वहां रेगिस्तान भी हैं, घने जंगल भी हैं और उपजाऊ मैदान भी। इसके अलावा अगर आनुवंशिक विविधता की बात करें तो चूंकि इंसान सबसे पहले अफ्रीका में इवॉल्व हुए,
इसलिए वहां के लोगों में दुनिया के बाकी हिस्सों से कहीं ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन है। इसका मतलब है कि डायमंड का पूरे अफ्रीका को एक ही खांचे में फिट करना कि उनका भूगोल खराब था इसलिए वे पिछड़ गए, ये वैज्ञानिक रूप से गलत है। आप इतने विशाल और विविध महाद्वीप को एक यूनिट नहीं मान सकते। बिल्कुल नहीं मान सकते। और ऐसा ही एक बड़ा आरोप डायमंड पर चीन के इतिहास को लेकर भी है। मानव विज्ञानी जेम्स ब्लाउट ने तो इसे खराब विज्ञान यानी बैड साइंस तक कह दिया है। बैड साइंस। हाँ, उनका तर्क है कि डायमंड ने अपनी थ्योरी को सही साबित करने के लिए सिर्फ उन्हीं तथ्यों को चुना जो उनके हक में थे। चीन के मामले में डायमंड ने ओरिएंटल डेस्पोटिज्म के पुराने सिद्धांत का सहारा लिया। ओरिएंटल डेस्पोटिज्म वही पुरानी सोच है ना जो मानती है कि एशियाई समाज स्वभाव से ही क्रूर, निरंकुश और बदलाव के विरोधी होते हैं। हाँ, बिल्कुल वही। डायमंड का तर्क था कि चीन का भूगोल ऐसा था कि वहां एक ही राजा का पूरे देश पर कब्जा करना आसान था, जिसने वहां के इनोवेशन को रोक दिया, जबकि यूरोप के टूटे-फूटे भूगोल ने वहां कई छोटे देश बनाए जिनमें आपस में कंपटीशन हुआ और विकास हुआ। लेकिन आलोचक इसे खारिज करते हैं। उनका कहना है कि चीन के इतिहास में भयंकर प्रतिस्पर्धा और कई अलग-अलग राज्यों का दौर रहा है। ये कहना कि यूरोप का भूगोल उसे आज़ाद ख्यालों वाला बनाता है और एशिया का भूगोल उसे तानाशाह बनाता है, एक बहुत ही सरलीकृत और पूर्वाग्रह से ग्रसित सोच है। बहुत ही स्टीरियोटिपिकल है। इन सब आलोचनाओं से एक बहुत ही गहरा और नैतिक सवाल खड़ा होता है। अगर हम ये मान लें कि सब कुछ भूगोल ने किया है, कि किसके पास हथियार होंगे, किसके पास कीटाणु होंगे, तो क्या ये कहना सही होगा कि उपनिवेशवाद यानी कोलोनियलिज्म जैसी क्रूरता केवल एक भौगोलिक दुर्घटना थी? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लिविंग एंथ्रोपोलॉजिकली ब्लॉक के जेसन एंट्रोसियो और अन्य आलोचक तर्क देते हैं कि डायमंड की थ्योरी अमीरों और ताकतवर लोगों को एक तरह से अपराध बोध से मुक्त कर देती है, गिल्ट फ्री कर देती है। बिल्कुल, जब आप सफलता को सिर्फ किस्मत या अक्षांश की रेखाओं से जोड़ देते हैं, तो जो शोषण और अत्याचार हुए हैं वे छिप जाते हैं। इतिहास की नैतिकता पर यह सबसे तीखी बहस है कि क्या किसी ऐतिहासिक घटना का कारण बताना उस घटना को सही ठहराने के बराबर है? स्रोतों में कनेक्टिकट के एक अमीर व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है जो इस बात पर बहुत सटीक बैठता है। वो व्यक्ति अपने आलीशान घर में टीवी पर डायमंड की थ्योरी देख के ये सोच के खुश हो सकता है कि उसकी अमीरी और किसी गरीब देश जैसे बोलिविया या कांगो के लोगों की गरीबी महज एक भौगोलिक इत्तेफाक है। वो सोचेगा कि इसमें मेरा या मेरे पूर्वजों का कोई दोष नहीं है, हमारे पास तो बस अच्छे जानवर और सही अक्षांश थे। ये एक बहुत ही जायज चिंता है। इस थ्योरी का इस्तेमाल विजेताओं द्वारा अपने क्रूर फैसलों की जिम्मेदारी से बचने के लिए किया जा सकता है। लेकिन पीबीएस के एक इंटरव्यू में डायमंड ने खुद इस बात का जवाब दिया था। उन्होंने क्या कहा? डायमंड का कहना है कि अतीत को समझने का मतलब उसे माफ करना या सही ठहराना नहीं है। डायमंड ने इसे एक डॉक्टर के उदाहरण से समझाया था। जैसे एक डॉक्टर किसी भयानक बीमारी के कारण का पता लगाता है, वो देखता है कि शरीर में वायरस कैसे फैला है। इसका मतलब ये तो नहीं कि डॉक्टर उस बीमारी का समर्थन कर रहा है, वो उस तंत्र को इसलिए समझ रहा है ताकि भविष्य में उसका इलाज खोजा जा सके। एकदम सही। और डायमंड का तर्क है कि इस ज्ञान का उपयोग मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों ने अपनी ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थिति को समझने और उसमें सुधार लाने के लिए किया है। मतलब ये थियरी ये नहीं कहती कि आप हमेशा गरीब रहेंगे। हाँ, यह बस शुरुआती परिस्थितियों की व्याख्या करती है ताकि हम आज की नीतियों को बेहतर बना सकें। ये एक बहुत ही जटिल बिंदु है। आपके पास बंदूकें और स्टील हो सकते हैं, ये भूगोल की वजह से हो सकता है। लेकिन उन बंदूकों का इस्तेमाल दूसरों की जमीन हड़पने के लिए करना है या नहीं, ये तो एक इंसानी फैसला है ना। बिल्कुल, वो एक चॉइस है। ताकत होना एक बात है, लेकिन क्रूरता करना एक विकल्प है। क्षमता होने का मतलब ये नहीं कि इतिहास के पन्नों में क्रूरता को माफ कर दिया जाए। इतिहासकार यही अंतर सामने लाना चाहते हैं। पिछले 500 सालों के इतिहास को सिर्फ 10,000 साल पुरानी कृषि क्रांति से नहीं समझाया जा सकता। सही बात है। उसके बाद जो संस्थाएं बनी, जो नीतियां लागू हुईं और जो युद्ध लड़े गए, उन्होंने आज की दुनिया की रूपरेखा तय की है। भूगोल ने सिर्फ एक मंच तैयार किया था, लेकिन उस मंच पर जो नाटक खेला गया उसकी स्क्रिप्ट तो इंसानों ने ही लिखी है। अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे उपजाऊ जमीन, पालतू जानवरों की उपलब्धता और महाद्वीपों की दिशा ने यकीनन कुछ
सभ्यताओं को एक शुरुआती बढ़त दी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यूरेशिया को पर्यावरण का एक बहुत बड़ा फायदा मिला था। लेकिन साथ ही हमने ये भी समझा कि मानव इतिहास को सिर्फ मौसम, मिट्टी या अक्षांश के आधार पर नहीं आंका जा सकता। हमारी संस्थाएं, हमारी संस्कृति, हमारी राजनीति और हमारे अपने इंसानी फैसले भी इतिहास की दिशा तय करने में उतने ही महत्वपूर्ण रहे हैं। और आज की दुनिया में ये चर्चा बहुत मायने रखती है। जब हम किसी संघर्षरत समाज को देखते हैं तो उनके हालात के लिए उन्हें हीन या कमजोर मानने के बजाय हमें उन गहरे ऐतिहासिक, संस्थागत और भौगोलिक कारणों को समझना चाहिए जिन्होंने उन्हें पीछे धकेल दिया। बिल्कुल। इस समझ से ही हम दुनिया को एक बेहतर और अधिक न्यायपूर्ण नजरिए से देख सकते हैं। किसी समाज को सिर्फ इसलिए विफल नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनके पास शुरुआत में सही जंगली पौधे नहीं थे। मानव इतिहास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें भूगोल की भूमिका है, लेकिन इंसानी इच्छा शक्ति उससे कहीं आगे निकल सकती है। इसी बात से एक विचार मन में आता है जो मुझे परेशान भी कर रहा है और रोमांचित भी। अगर पिछले 10,000 सालों का इतिहास नदियों, पहाड़ों, महाद्वीपों के आकार और जानवरों ने तय किया था, तो आज की इस डिजिटल दुनिया का क्या? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। आज हमारे पास इंटरनेट है, सैटेलाइट हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ऐसी दुनिया है जिसकी कोई भौगोलिक सीमाएं नहीं है। इंटरनेट के डेटा पैकेट्स को किसी पर्वत श्रृंखला या अक्षांश से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए तो कोई रुकावट नहीं है। तो क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए ये भौगोलिक लॉटरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? क्या भविष्य का इतिहास भूगोल नहीं बल्कि हमारी तकनीक लिखेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास की किताबों से निकलकर सीधे हमारे भविष्य से जुड़ता है। अगली बार जब आप दुनिया का नक्शा देखें तो सोचिएगा जरूर कि लकीरें जमीन पर खींची हैं या हमारे दिमाग में। कल्पना कीजिए कि मोनोपोली का कोई गेम चल रहा है। हाँ, वो क्लासिक बोर्ड गेम। बिल्कुल। लेकिन सोचिए कि एक गेम शुरू होने से पहले ही एक खास खिलाड़ी को बोर्ड की आधी संपत्तियां, ढेरों होटल और एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस दे दिया जाता है। और बाकी खिलाड़ियों को क्या मिलता है? खेलने के लिए सिर्फ एक पासा और खाली हाथ। और मजे की बात तो ये है कि जब वो पहला खिलाड़ी स्वाभाविक रूप से वो गेम जीत जाता है तो वो पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने दावा करता है कि ये उसकी बेहतर रणनीति, कड़ी मेहनत और शानदार बुद्धिमत्ता का परिणाम था। सही बात है। बाहर से देखने पर साफ पता चलता है कि वो खेल शुरुआत से ही पूरी तरह से एक तरफा था, है ना? लेकिन जब हम मानव इतिहास की बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी दुनिया का ये असली मोनोपोली गेम कैसे सेट हुआ, तो इतिहास के पन्नों में ये तस्वीर बहुत उलझी हुई सी नजर आती है। बहुत ज्यादा धुंधली और उलझी हुई। हाँ, पश्चिमी दुनिया ने वैश्विक शक्ति, तकनीक और संपत्ति पर अपना इतना बड़ा दबदबा कैसे बनाया? मतलब ये इतिहास के सबसे बड़े और सबसे पेचीदा सवालों में से एक है। और आज हम इसी सवाल की परतों को उधेड़ने वाले हैं। बिल्कुल। इस गहन चर्चा के लिए हमारे पास कुछ बेहद दिलचस्प स्रोत हैं। एक तरफ है जैरेड डायमंड की मशहूर और पुलित्जर पुरस्कार विजेता किताब गन्स, जर्म्स एंड स्टील, और दूसरी तरफ है द सिनिकल हिस्टोरियन जैसे आलोचकों के तीखे विश्लेषण, साथ ही कुछ बहुत ही गंभीर अकादमिक समीक्षाएं। और इस गहन चर्चा में हमारा उद्देश्य इन स्रोतों के जरिए उस मेगा थ्योरी का विश्लेषण करना है जिसने इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। मतलब हम ये परखेंगे कि क्या वाकई भूगोल और पर्यावरण ही मानव इतिहास की नियति तय करते हैं, या फिर ये पूरी कहानी को एक बहुत बड़े वैज्ञानिक सरलीकरण यानी ओवर सिंप्लीफिकेशन में समेटने की एक कोशिश है। आहा, ये एक ऐसा विषय है जो सिर्फ पुरानी किताबों तक सीमित नहीं है। ये आज के वैश्विक शक्ति संतुलन को समझने का एक नया चश्मा देता है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। इस पूरी बहस की जड़ में जाने के लिए हमें उस बिंदु पर लौटना होगा जहां से जैरेड डायमंड की ये थियरी जन्म लेती है। हाँ, वो 1972 की घटना। जी, न्यू गिनी के एक समुद्र तट पर डायमंड अपना शोध कर रहे थे। तभी याली नाम के एक स्थानीय राजनेता ने उनसे एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछा। याली ने पूछा कि गोरे लोगों के पास इतना कार्गो यानी सामान और संपत्ति क्यों है और हमारे पास क्यों नहीं? देखिए, याली का ये सवाल सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन सदियों से इसका जवाब जिस तरह से दिया जाता रहा वो बेहद खतरनाक था। बिल्कुल, नस्लवाद के आधार पर। एग्जैक्टली। लंबे समय तक लोग नस्लीय या आनुवांशिक तर्कों का सहारा लेते थे।
ये मानते हुए कि शायद यूरोपीय लोग स्वाभाविक रूप से अधिक बुद्धिमान, शारीरिक रूप से बेहतर या श्रेष्ठ थे। डायमंड अपनी किताब में इन बेतुके तर्कों को पूरी तरह से खारिज करते हैं, जो कि बहुत जरूरी भी था। बिल्कुल। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सफलता का ये अंतर हमारे डीएनए या रंग रूप में नहीं है। इसका असली कारण लगभग 11,000 ईसा पूर्व में हुए द ग्रेट लीप फॉरवर्ड में छिपा है। अच्छा, एक सेकंड रुकिए। इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले कई लोग जब ग्रेट लीप फॉरवर्ड सुनते हैं तो वे 20वीं सदी के चीन और माओ जेडोंग की नीतियों के बारे में सोचने लगते हैं। यहाँ डायमंड का इस शब्द से क्या मतलब है? ये बहुत अच्छा स्पष्टीकरण है। यहाँ हम 20वीं सदी के चीन की नहीं, बल्कि आज से 11,000 साल पहले हुई कृषि क्रांति यानी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ओह, अच्छा। यही वो समय था जब इंसानों ने शिकार करने और खानाबदोश जीवन जीने के बजाय एक जगह रुककर पौधों और जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। डायमंड का तर्क है कि इस कृषि क्रांति ने यूरेशिया के लोगों को इतिहास की दौड़ ने एक जबरदस्त शुरुआती बढ़त दे दी। इनकी अधिकता पैदा हुई, जिसे हम सरप्लस कहते हैं। जब आपके पास अनाज का भंडार होता है तो हर किसी को अपना पेट भरने के लिए दिन भर शिकार नहीं करना पड़ता। हाँ, समय बचता है। बिल्कुल। इससे समाज में आबादी घनी होने लगी, लोग शहरों में बसने लगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, समाज में विशेषज्ञ यानी स्पेशलिस्ट्स पैदा हुए। मतलब ऐसे लोग जिनका काम सिर्फ खाना खोजना नहीं था। हाँ, जब पेट भरा हो तभी लोग हथियार बनाने, धातु पिघलाने जिससे स्टील बना, राजनीतिक व्यवस्था बनाने और लिखने पढ़ने की कला पर ध्यान दे सकते हैं। और शायद यहीं से उस किताब के नाम का दूसरा हिस्सा यानी जर्म्स या बीमारियां भी जुड़ती हैं। मैंने उन स्रोतों में पढ़ा है कि जानवरों को पालतू बनाने का एक बहुत बड़ा अदृश्य प्रभाव भी था। बहुत सही पकड़ा आपने। जब इंसान घनी आबादी में गाय, सुअर और भेड़ों के साथ एक ही छत के नीचे या बहुत करीब रहने लगा तो जानवरों की बीमारियां म्यूटेट होकर इंसानों में आ गईं। जिसे ज़ूनोटिक डिजीज कहते हैं। एकदम सही। चेचक, खसरा और फ्लू जैसी महामारियां इसी का नतीजा थी। शुरुआत में यूरेशिया की आबादी ने भी इसका भारी खामियाजा भुगता, लेकिन हजारों सालों में उनके अंदर इन बीमारियों के खिलाफ इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई। और फिर जब वो बाहर गए तो ये बीमारियां साथ ही गए। हाँ, बाद में जब वे दुनिया के दूसरे हिस्सों में गए तो ये जर्म्स उनके सबसे बड़े जैविक हथियार बन गए। वहां के स्थानीय लोगों में ये इम्यूनिटी नहीं थी। ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। यूरेशिया को ही ये लाभ क्यों मिला? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका के मूल निवासियों ने भी तो जानवरों को पालतू बनाने की कोशिश की होगी। और यहीं पर डायमंड एक बेहद दिलचस्प अवधारणा पेश करते हैं जिसे अन्ना कैरेनिना सिद्धांत कहा जाता है। अन्ना कैरेनिना, वो लियो टॉल्स्टॉय वाले उपन्यास से? हाँ, बिल्कुल। ये नाम उसी उपन्यास की पहली लाइन से लिया गया है कि सभी सुखी परिवार एक जैसे होते हैं, लेकिन हर दुखी परिवार अपने ही तरीके से दुखी होता है। अच्छा, तो इसका जानवरों से क्या लेना देना है? डायमंड कहते हैं कि जानवरों को पालतू बनाने के लिए भी कई शर्तों का एक साथ पूरा होना जरूरी है। जैसे जानवर का आहार आसान होना चाहिए, वो कैद में प्रजनन कर सके, उसका स्वभाव बहुत आक्रामक न हो और उसमें एक सामाजिक पदानुक्रम यानी हायरार्की हो ताकि वो इंसान को अपना नेता मान सके। तो मतलब आप किसी भी जंगली जानवर को पकड़कर उसे पालतू नहीं बना सकते, जैसे हम घोड़ों की सवारी करते हैं, लेकिन ज़ेब्रा की नहीं, क्योंकि ज़ेब्रा का स्वभाव बहुत गुस्सैल होता है और वे आसानी से काबू में नहीं आते। एकदम सटीक उदाहरण। दुनिया भर में बड़े स्तनधारी जानवरों की अनगिनत प्रजातियां थी, लेकिन मानव इतिहास में केवल 14 बड़े जानवरों को ही सफलतापूर्वक पालतू बनाया जा सका। सिर्फ 14? हाँ, और सबसे बड़ा ऐतिहासिक संयोग ये है कि उन 14 में से 13 प्रजातियां जैसे गाय, सुअर, घोड़ा, भेड़ और बकरी प्राकृतिक रूप से यूरेशिया में ही पाई जाती थीं। बाप रे। दक्षिण अमेरिका में सिर्फ एक था, लामा, और अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में तो एक भी नहीं। ये तो वाकई उसी मोनोपोली गेम की तरह है। यूरेशिया को शुरुआत में ही सबसे बेहतरीन संसाधन मिल गए। लेकिन मैं यहाँ थोड़ी उलझन में हूँ। कैसी उलझन? मान लीजिए यूरेशिया में गेहूं और गाय थे, लेकिन इंसान तो हमेशा सफर करता रहा है। ये चीजें दुनिया के बाकी हिस्सों में आसानी से क्यों नहीं फैल गईं? क्या उन्हें किसी ने रोक कर रखा था? ये डायमंड की थ्योरी का दूसरा सबसे बड़ा और अकादमिक जगत में सबसे ज्यादा बहस का विषय बनने वाला हिस्सा है, महाद्वीपीय अक्ष या कॉन्टिनेंटल एक्सिस। डायमंड कहते हैं कि कृषि और जानवरों का प्रसार इस बात पर निर्भर करता था कि किसी महाद्वीप का आकार कैसा है। अच्छा, तो क्या इसका मतलब यह है कि महाद्वीप पूर्व से पश्चिम की ओर फैला है या उत्तर से दक्षिण की ओर? बिल्कुल,
यूरेशिया का अक्ष पूर्व पश्चिम है। जब आप पूर्व से पश्चिम की ओर हजारों मील का सफर करते हैं तो आपका अक्षांश यानी लैटिट्यूड नहीं बदलता। तो दिन की लंबाई और मौसम एक जैसा रहता होगा। एकदम सही। इसका सीधा मतलब है कि जलवायु लगभग एक जैसी रहती है। इसलिए जो गेहूं मध्य पूर्व में उगाया गया वो बहुत आसानी से यूरोप से लेकर भारत और चीन तक फैल गया, क्योंकि उस फसल को एक नई जलवायु के अनुकूल नहीं होना पड़ा। और इसके विपरीत अमेरिका और अफ्रीका का अक्ष उत्तर दक्षिण है। तो अगर मैं उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही हूँ तो हर कुछ 100 मील पर जलवायु पूरी तरह बदल जाएगी। सटीक विश्लेषण। अमेरिका में मेक्सिको की मकई को उत्तर की ओर पहुंचने में हजारों साल लग गए, क्योंकि उसे एक बिल्कुल नई जलवायु और दिन की लंबाई के हिसाब से खुद को ढालना पड़ा। समझ रही हूँ। इसी तरह अफ्रीका में भी खेती और जानवरों के प्रसार को बीच में पड़ने वाले विशाल रेगिस्तानों और विषुवतीय वनों को पार करने में भारी संघर्ष करना पड़ा। इन भौगोलिक बाधाओं ने वहां ज्ञान और तकनीक के प्रसार को धीमा कर दिया। एकेडमिक भाषा में शायद इसी को पर्यावरणीय नियतिवाद या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। जी हाँ। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आपका भूगोल ही आपका भाग्य है। आपकी जमीन का पिन कोड तय करेगा कि आप दुनिया पर राज करेंगे या नहीं। लेकिन मुझे यहाँ ये बात थोड़ी खटक रही है। क्यों? क्या खटक रहा है? क्या ये थ्योरी इंसानी दिमाग, हमारी संस्कृति, हमारे निर्णयों और हमारे नवाचारों को पूरी तरह से नकार नहीं रही है? क्या सब कुछ सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के आकार ने तय कर दिया? अगर हम दुनिया के सबसे होशियार और मेहनती इंसानों को दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका में रख देते तो भी क्या वे सिर्फ इसलिए उन्नत समाज नहीं बना पाते क्योंकि उनके महाद्वीप का आकार उत्तर से दक्षिण है? मतलब ये एक बहुत बड़ा और अजीब दावा लगता है। और आपकी ये उलझन बिल्कुल जायज है। यहीं से हम द सिनिकल हिस्टोरियन और अन्य एकेडमिक समीक्षकों के उन तर्कों में प्रवेश करते हैं जो डायमंड की इस थ्योरी की धज्जियां उड़ा देते हैं। अच्छा। हाँ, जब हम अफ्रीका महाद्वीप को गहराई से देखते हैं तो डायमंड का ये सारा भौगोलिक मॉडल ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ नजर आता है। मैंने भी उस वीडियो स्रोत में देखा था कि अफ्रीका के आकार को लेकर बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है। डायमंड बार बार कहते हैं कि अफ्रीका का उत्तर दक्षिण अक्ष एक बहुत बड़ी बाधा था। हाँ, वो यही दावा करते हैं। लेकिन अगर हम वास्तविक गणित को देखें तो अफ्रीका की उत्तर दक्षिण दूरी लगभग 5000 मील है और पूर्व पश्चिम दूरी लगभग 4600 मील है। बिल्कुल। दोनों में केवल 8% का अंतर है। ये तो लगभग एक बराबर ही हुआ। तो फिर इसे केवल उत्तर दक्षिण अक्ष का शिकार कैसे कह दिया गया? ये एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक पर्दाफाश है। ये गलतफहमी मुख्य रूप से हमारे विश्व मानचित्रों के कारण है। हम बचपन से दीवारों पर जो नक्शा देखते आए हैं वो मर्केटर प्रोजेक्शन होता है, वो जो स्कूलों में टंगा होता है। वही। इसे 16वीं शताब्दी में नाविकों के लिए बनाया गया था ताकि समुद्री यात्राओं में दिशाएं सीधी रहें। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी तकनीकी खामी है। क्या खामी है? ये भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को बहुत छोटा दिखाता है और ध्रुवों के पास के क्षेत्रों को बहुत बड़ा कर देता है। ओह, इसका मतलब है कि अफ्रीका, जो असल में एशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और जिसके अंदर अमेरिका, चीन, भारत और पूरा यूरोप एक साथ समा सकता है, वो इन मर्केटर नक्शों में देखने पर बहुत छोटा लगता है। बिल्कुल। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जैरेड डायमंड जैसा एक विश्व स्तरीय शोधकर्ता और भूगोलवेता एक ऐसे नेविगेशनल नक्शे के धोखे में आ गया जिसने अफ्रीका के असली आकार को ही छोटा कर दिया था? जेम्स ब्लाउट जैसे भूगोलवेत्ता और आलोचक यही मानते हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि डायमंड ने अफ्रीका को एक एकल अलग-थलग इकाई के रूप में मान लिया, एक आइसोलेटेड एंटिटी की तरह। हाँ, जबकि वास्तविकता ये है कि अफ्रीका न केवल विशाल है बल्कि वहां की विविधता चौंकाने वाली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के बाकी सभी महाद्वीपों की आनुवांशिक विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी को मिला भी लिया जाए तो भी अफ्रीका में उससे कहीं अधिक विविधता मौजूद है। सच में? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो इतने विशाल और विविध महाद्वीप को केवल एक उत्तर दक्षिण रेखा की बाधा तक समेट देना विज्ञान और इतिहास दोनों के साथ अन्याय है। और स्रोतों में ये भी बहुत मजबूती से बताया गया है कि अफ्रीका कभी भी दुनिया से कटा हुआ या अलग-थलग नहीं था। डायमंड का तर्क था कि रेगिस्तानों के कारण अफ्रीका का बाहरी दुनिया से कट गया। लेकिन अगर आइसोलेशन का तर्क गलत है तो क्या वहां वास्तव में व्यापार होता था? अरे बिल्कुल होता था।
सहारा रेगिस्तान एक बाधा जरूर था, लेकिन ये कभी भी पार न की जा सकने वाली दीवार नहीं था। तो उन्होंने इसे पार कैसे किया? अफ्रीका के लोगों ने ऊंटों के जरिए और अपनी समझ से इन पारिस्थितिक चुनौतियों का समाधान निकाला। पहली सदी ईसा पूर्व में रोमन वहां पहुंचे, 7वीं सदी से तुर्क और अरब वहां व्यापार कर रहे थे। अच्छा। और कांस्य युग से ही पूर्वी अफ्रीका हिंद महासागर के व्यापारिक मार्गों का एक अहम हिस्सा था। ये तो किसी भी तरह से आइसोलेशन नहीं है। लेकिन डायमंड की थ्योरी तो कहती है कि भूगोल के कारण वहां अतिरिक्त भोजन नहीं हो पाया, इसलिए उन्नत समाज या विशाल शहर नहीं बन पाए। तो क्या अफ्रीका में वाकई कोई उन्नत सभ्यताएं नहीं थीं? देखिए, ये शायद इस पूरी थियरी का सबसे कमजोर पहलू है। ऐतिहासिक तथ्य डायमंड की इस धारणा को पूरी तरह गलत साबित करते हैं। कैसे? पश्चिम अफ्रीका में माली और सोंगाई जैसे विशाल साम्राज्य थे। टिम्बक्टू का उदाहरण लीजिए। हाँ, टिम्बक्टू का नाम तो सुना है। ये सिर्फ एक बाजार नहीं था, बल्कि इस्लामी शिक्षा और व्यापार का एक ऐसा केंद्र था जहां विशाल पुस्तकालय थे और जो इतना अमीर था कि वहां नमक के वजन के बराबर सोना दिया जाता था। टिम्बक्टू के बारे में तो फिर भी पता था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी किंगडम ऑफ बेनिन के बारे में पढ़कर हुई। स्रोत बताते हैं कि 15वीं सदी में जब पुर्तगाली पहली बार वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बेनिन शहर उस समय के यूरोपीय शहर लिस्बन से भी बड़ा था। हाँ, और बहुत व्यवस्थित भी। और वहां की वास्तुकला में फ्रैक्टल डिजाइन का इस्तेमाल हुआ था। मैं एक पल के लिए रुकती हूँ, ये फ्रैक्टल डिजाइन असल में होता क्या है? जमीन पर चलते हुए ये शहर कैसा दिखता होगा? ये बहुत ही अद्भुत वास्तुकला है। फ्रैक्टल डिजाइन एक ऐसा गणितीय पैटर्न है जो हर स्तर पर खुद को दोहराता है। बेनिन शहर में एक बहुत बड़ा आंगन होता था, जिसके अंदर छोटे आंगन होते थे, और फिर उसके अंदर और छोटे आंगन, एक के अंदर एक पैटर्न की तरह। बिल्कुल। पूरा शहर इसी ज्यामितीय सटीकता के साथ बसा हुआ था। वहां की सड़कें बिल्कुल सीधी थीं, बाकायदा अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, और गलियों में स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था थी। एक मिनट, स्ट्रीट लाइटिंग 15वीं सदी में? ये तो अविश्वसनीय है। अगर उनके पास सड़कों की रोशनी और अंडरग्राउंड ड्रेनेज था, तो इसका मतलब है कि उनके पास एक विशाल आर्थिक सरप्लस था और एक बेहद जटिल राजनीतिक व्यवस्था थी। एकदम सही। ये सब बिना कृषि या व्यापारिक सफलता के संभव ही नहीं है। अगर भूगोल ने उन्हें रोक दिया होता, जैसा कि डायमंड कहते हैं, तो वो इतना बड़ा और व्यवस्थित शहर कैसे बनाते? यही तो बात है। ये इस बात का प्रमाण है कि अफ्रीकी समाजों ने अपने पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाला और शानदार सफलता पाई। और आपको एक और बात बताऊं। जी बताइए। वहां सुरक्षा का ये आलम था कि चोरी की घटनाएं इतनी नगण्य थीं कि लोगों को अपने घरों में दरवाजे तक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बिना दरवाजों के घर? हाँ, ये सामाजिक व्यवस्था का एक ऐसा स्तर है जो उस समय के यूरोप में सोचना भी मुश्किल था। तो डायमंड ने अपनी किताब में जो कहा था कि यूरोपियों को अफ्रीका में प्रवेश करते समय तकनीक, साक्षरता और राजनीतिक संगठन का तिहरा लाभ यानी ट्रिपल एडवांटेज प्राप्त था, क्या वो पूरी तरह से अफ्रीकी इतिहास की अज्ञानता पर आधारित है? आलोचक यही तर्क देते हैं। डायमंड का ये कहना सही हो सकता है कि अमेरिका के मूल निवासियों के मामले में यूरोपियनों को कुछ भौगोलिक और जैविक लाभ मिले, जैसे महामारियां जिन्होंने वहां की स्थानीय आबादी को तबाह कर दिया। हाँ, वो तो ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन जब वो इसी मॉडल को जबरदस्ती अफ्रीका पर लागू करने की कोशिश करते हैं, तो वे ऐतिहासिक तथ्यों की पूरी तरह अनदेखी कर बैठते हैं। समाजों को केवल एक भौगोलिक इकाई के रूप में देखना मानव इतिहास की जटिलता को बहुत कम आंकना है। तो अगर हम इस सब को समेटे, तो ये हमें डायमंड के पर्यावरणीय नियतिवाद से निकालकर एक बहुत ही अलग सिद्धांत की ओर ले जाता है, जिसे इतिहास की आकस्मिकता यानी कंटिंजेंसी ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। बिल्कुल। इतिहास की आकस्मिकता का सीधा सा मतलब है कि इतिहास कोई सीधी रेखा नहीं है जिसे पहाड़ों, नदियों या जलवायु ने पहले से तय कर दिया। वो बदल सकता है। हाँ, ये इंसानों के फैसलों, उनके द्वारा बनाए गए समाजों, उनके व्यापार, उनकी संस्कृतियों और उनके आपसी टकरावों का नतीजा है। यही कारण है कि कई इतिहासकार डायमंड की थ्योरी को बहुत अधिक सरलीकृत मानते हैं, और जेम्स ब्लाउट जैसे आलोचक तो इसे बैड साइंस का नाम तक दे देते हैं। ठीक है, इस पूरी गहन चर्चा को अब अंतिम रूप देते हैं। हमने एक बहुत लंबा और दिलचस्प सफर तय किया है, याली के साधारण से सवाल से लेकर 11,000 साल पुरानी कृषि क्रांति तक, पर्यावरण और भूगोल के उन अंतिम कारणों तक, और फिर अफ्रीका के फ्रैक्टल शहरों की आकस्मिकता तक। एक बहुत ही ज्ञानवर्धक सफर रहा है। जी, इसमें कोई शक नहीं कि डायमंड की किताब गन्स, जर्म्स एंड स्टील हमें प्रारंभिक मानव विकास, खेती की शुरुआत और बीमारियों के फैलने के पीछे के विज्ञान को समझने का एक शानदार और तार्किक चश्मा देती है।
लेकिन जब ये आधुनिक और जटिल समाजों के पूरे इतिहास को केवल जलवायु और महाद्वीपों की दिशा के आधार पर तौलने लगती है तो ये अत्यधिक सरलीकरण की सीमा में प्रवेश कर जाती है। और ये हमें रिव्यूज इन हिस्ट्री नामक अकादमिक स्रोत में दिए गए एक बहुत ही गहरे बिंदु पर ले जाता है, जो पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देता है। वो क्या है? डायमंड की ये पूरी किताब हथियारों, बीमारियों और इस्पात के बारे में बहुत विस्तार से बात करती है, लेकिन ये पूंजीवाद, उपनिवेशवाद और वर्ग यानी कैपिटलिज्म, कॉलोनियलिज्म और क्लास जैसे शब्दों को लगभग पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। ओ, तो इसका मतलब है कि याली का जो असली सवाल था कि गोरे लोगों के पास इतना सामान क्यों है, शायद उसका पूरा जवाब केवल 10,000 साल पहले प्राचीन काल में उपजे गेहूं या पालतू बनाए गए जानवरों में नहीं छिपा है। एकदम सही। शायद ये उन आधुनिक आर्थिक संरचनाओं, व्यापारिक प्रणालियों और औपनिवेशिक शोषण में छिपा है जिन्होंने पिछले कुछ 100 सालों में दुनिया भर से उस संपत्ति और संसाधनों को एक खास दिशा में खींचा है। ये बहुत ही अहम पहलू है। बिल्कुल, जैसा कि एक अकादमिक समीक्षक ने बड़ी ही तीखी और विचारोत्तेजक टिप्पणी की थी, अगर हम आधुनिक इतिहास को नजरअंदाज कर दें तो शायद इस किताब का असली नाम गन्स, जर्म्स, स्टील और कोका कोला होना चाहिए था। गन्स, जर्म्स, स्टील और कोका कोला। ये वास्तव में सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए वापस चलते हैं उसी मोनोपोली के खेल की ओर जिससे हमने चर्चा की शुरुआत की थी। हाँ, जहाँ एक खिलाड़ी के पास सब कुछ था। बिल्कुल, ये सच हो सकता है कि खेल की शुरुआत में बंटे हुए पासे या शुरुआत का पैसा और जमीन भूगोल ने तय किए हों, लेकिन खेल के असली नियम किसने बनाए? किसने ये तय किया कि जेल किसे जाना है, व्यापार की शर्तें क्या होंगी और पूरा बैंक कौन संभालेगा? बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये केवल जमीन का आकार था या उन खिलाड़ियों की अपनी बनाई हुई सत्ता और आर्थिक व्यवस्थाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इतिहास की किताबों के साथ साथ आज के दुनिया के ढांचे में भी खोजना होगा। इस पे जरूर विचार कीजिएगा।